ये तुम्हारा दिल है। सुबह उठता है, रोज तुम उठते हो, चाय बनाते हो, फोन उठाते हो, न्यूज़ देखते हो, स्क्रॉल करते हो, कुछ हंसते हो, कुछ पे गुस्सा होते हो, ऑफिस जाते हो, काम करते हो, शाम को घर आते हो थके हुए, बिस्तर पे गिरते हो और सोने से पहले एक सेकंड के लिए तुम सोचते हो कि तुमने आज खुद डिसाइड किया, अपना दिन, अपनी चॉइस, अपनी जिंदगी। पर क्या तुमने सच में डिसाइड किया? वो न्यूज़ जो तुमने सुबह पढ़ी, उसका एल्गोरिदम किसी और ने डिजाइन किया था। वो ओपिनियन जो तुम्हारे दिमाग में है, वो तुम्हारे व्हाट्सएप पे 1000 बार आने के बाद बना था। वो जॉब जिसमें तुम काम करते हो, उसकी इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट्स किसी ऐसी बोर्ड ने सेट किए हैं जिसमें कोई भी डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं था। और वो नेता जिस पे तुम्हें ट्रस्ट है, उसकी पार्टी फंड कहां से आई, वो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। ये तुम्हारे साथ हो रहा है आज, इस वक्त। और जो लोग ये सब ऑपरेट करते हैं, उनका नाम आज तक तुमसे किसी ने नहीं लिया। स्कूल में हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है दुनिया की। एक पीएम होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट में डिबेट्स होती हैं और हम सोचते हैं ठीक है, सिस्टम चल रहा है, लोग डिसाइड कर रहे हैं। ये पिक्चर गलत नहीं है, पर ये इनकम्प्लीट है। सोचो एक नौटंकी की तरह। स्टेज पे जो एक्टर है वो दिखता है, वो बोलता है, लोग तालियां बजाते हैं, कैमराज उसकी तरफ होते हैं, पर बैक स्टेज डायरेक्टर बैठकर डिसाइड कर रहा है कि स्क्रिप्ट क्या होगी, लाइट्स कब गिरेंगे, इंटरवल कब आएगा। दुनिया का रियल पावर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है। जो लोग स्टेज पे हैं तुम उन्हें जानते हो, चेहरा जानते हो, नाम जानते हो। जो लोग बैक स्टेज पे हैं उन्हें तुमने कभी गूगल भी नहीं किया। आज हम उन्हें देखेंगे एक एक करके। कोई ड्रामा नहीं, कोई साजिश थ्योरी नहीं, सिर्फ एविडेंस, लॉजिक और कुछ ऐसी कनेक्शंस जो एक बार देख लो तो भूल नहीं पाओगे। शुरू करते हैं। नंबर 1, एक सवाल। तुम्हारे घर में इन्फोसिस का कोई प्रोडक्ट है, या रिलायंस से कुछ खरीदा है, या महिंद्रा की गाड़ी है, तो ऑफिशियली एक फॉरेन एंटिटी तुम्हारी जिंदगी में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। उसका नाम है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। 2025 में इसके पास $12.5 ट्रिलियन के एसेट्स हैं अंडर मैनेजमेंट। अब ट्रिलियन को रोमांटिसाइज मत करो, एक्चुअली फील करो। इंडिया की पूरी इकोनॉमी, जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली $3.5 ट्रिलियन की है। ब्लैक रॉक अकेला उससे 3 से 4 टाइम्स ज्यादा मैनेज करता है, अकेले, बिना किसी इलेक्शन के, बिना किसी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के। और ये सिर्फ ब्लैक रॉक नहीं है, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट मिलाओ, ये तीनों ग्लोबल ईटीएफ मार्केट्स का अप्रॉक्सीमेटली 79% कंट्रोल करते हैं। मतलब दुनिया की हर बड़ी कंपनी में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, वोक्सवैगन, रिलायंस, इन्फोसिस, इनके टॉप शेयर होल्डर्स में यही 3 नाम बार बार आते हैं। अब सोचो ये एंगल, एक एंटिटी जो एक साथ कंपेटिटर्स के शेयर होल्डर्स में हो, क्या वो उन्हें जेन्युइनली compete करने देगी, या क्वाइटली बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो इंडस्ट्रीज को उस डायरेक्शन में ले जाएगी जहां उसका इंटरेस्ट होता है? क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं, आउटकम्स देखने पर यह दूसरा वाला ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, पर इंडिया कनेक्शन और भी इंटरेस्टिंग है। ब्लैक रॉक ने आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स में $335 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। पेटीएम, बायजूस, पिन लैब्स, ये सब उनके इंडिया पोर्टफोलियो में रहे हैं। इन्फोसिस, महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, बीजीएफ इंडिया फंड उनका एक सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर है। मतलब एक न्यूयॉर्क की कंपनी जिसे इंडिया में ज्यादा लोग जानते भी नहीं, तुम्हारी इकोनॉमी के की सेक्टर्स में डीपली एम्बेडेड है। और फॉर्मली, ऑफिशियली, ये एसेट मैनेजर्स हैं, क्लाइंट का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पर एक सीनियर यूएस सेनेटर ने 2021 में ब्लैक रॉक को पब्लिकली टू बिग टू फेल कहा। एक ऐसा डेजिग्नेशन जो बैंक्स को मिलता है, एक ऐसी वार्निंग जो तब आती है जब कोई एंटिटी इतनी बड़ी हो जाए कि उसका फेल होना पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सके। और ये एंटिटी तुमने कभी उसका नाम नहीं सुना था। सोचते रहो ये बात, क्योंकि अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ये पैसा और पॉलिसी एक साथ खेलने लगते हैं, और तब चीजें और डार्कर होती हैं। 2022 श्रीलंका। लोग सड़कों पर थे, 12 घंटे बिजली नहीं थी, पेट्रोल के लिए 3 दिन की लाइन लगती थी, दुकान में दवा नहीं थी, खाना नहीं था। प्रेसिडेंट का घर पब्लिक ने स्टॉर्म कर लिया, वो भाग गए अपना देश छोड़कर। ये क्या था? ऑफिशियली इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, गवर्नमेंट का गलत डिसीजन मेकिंग। पर क्रिटिकली देखने वाले एनालिस्ट्स ने पूछा, ये साइकिल कब से चल रही थी और कौन एनेबल कर रहा था इस साइकिल को? श्रीलंका आईएमएफ का 17वां लोन प्रोग्राम लेके आ रहा था। 17वां। जिस देश को 17 बार लोन लेना पड़े एक इंस्टीट्यूशन से, क्या वो देश ज्यादा स्टेबल हो रहा है या ज्यादा डिपेंडेंट? क्रिटिक्स ने डॉक्यूमेंट किया है कि आईएमएफ लोन्स के साथ कंडीशंस आते हैं। सब्सिडीज हटाओ, पब्लिक स्पेंडिंग कट करो, प्राइवेटाइज करो, करेंसी फ्लोट करने दो,
इन कंडीशंस पर श्रीलंका के लोगों ने कभी वोट नहीं किया था। उनका कुछ पार्लियामेंट में नहीं पूछा गया था। एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने क्वाइटली डिसाइड किया और एक पूरे देश की इकोनॉमी उसकी नीतियों के अकॉर्डिंग रीस्ट्रक्चर हो गई। अब इंडिया ने IMF से डायरेक्ट क्राइसिस लोन्स नहीं लिए हैं, पर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स में इंडिया डीपली इंटीग्रेटेड है। फेडरल रिजर्व जब US में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो इसका रिपल इफेक्ट क्या होता है? इंडियन रुपी टंबल करता है, डॉलर डिनोमिनेटेड इंपोर्ट्स महंगे होते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है। कॉमन इंसान जो इन डिसीजंस के बारे में कुछ नहीं जानता, वो किचन में जगह फील करता है। एक डिसीजन एक बोर्ड रूम में एक दूसरे कॉन्टिनेंट पे तुम्हारी रोज की सब्जी की प्राइस बदल देता है। ये पावर का सबसे निशाना हुआ रूप है। जो पावर तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, वो वही पावर है जिसके बारे में तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं लगती। एकेडमिक रिसर्चर रैंडल स्टोन ने ईयर्स की डॉक्यूमेंटेड रिसर्च में दिखाया कि US सिर्फ 17% फॉर्मल वोटिंग शेयर के साथ IMF के हाई स्टेक्स डिसीजंस में डिस्प्रोपोर्शनेट इनफॉर्मल कंट्रोल रखता है। मतलब फॉर्मल डेमोक्रेसी एक लेयर है, पर एक्चुअल इन्फ्लुएंस की लेयर अलग होती है। ये स्कैरी है, पर यह सिर्फ इकोनॉमिक मशीनरी है। असली मैनिपुलेशन तब शुरू होती है जब हम बात करते हैं उस ग्रुप की जो डिसाइड करता है दुनिया क्या सोचेगी। हर साल जनवरी स्विस एल्प्स में एक टाइनी माउंटेन टाउन डावोस, पॉपुलेशन बेयरली 10,000, एक हफ्ते के लिए ये आर्ग्यूएबली दुनिया का मोस्ट पावरफुल जिप कोड बन जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑफिशियली एक NGO, अ प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग, इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। साउंड्स ब्यूटीफुल, पर सोचो कौन आता है यहाँ? G7 के हेड्स ऑफ स्टेट, फाइनेंस मिनिस्टर्स, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, CEOs ऑफ द वर्ल्ड्स 1000 लार्जेस्ट कॉर्पोरेशंस, टॉप मीडिया हाउसेस के ओनर्स, टेक जायंट्स के फाउंडर्स। एक हफ्ते एक जगह, सब साथ। प्राइवेट डिनर्स, इनवाइट ओनली, क्लोज डोर सेशंस, नो प्रेस अलाउड, साइड मीटिंग्स जिनके बारे में कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता। ऑफिशियली कोई बाइंडिंग डिसीजंस नहीं होते दावोस में, पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट सैमुअल हंटिंगटन, हार्वर्ड प्रोफेसर, उन्होंने दावोस मैन टर्म कॉइन किया था। उन्होंने डिस्क्राइब किया उन्हें एज पीपल हु नेशनल बाउंड्रीज को ऑब्स्टिकल समझते हैं और नेशनल गवर्नमेंट्स को सिर्फ उनकी ग्लोबल ऑपरेशंस फैसिलिटेट करने के लिए एग्जिस्ट मानते हैं। ये कोई फ्रिंज कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट की बात नहीं थी, ये एक सीनियर एकेडमिक का डॉक्यूमेंटेड पब्लिश्ड ऑब्जर्वेशन था। रिसर्चर्स ने नोट किया है, दावोस के बाद अगले कुछ हफ्ते ट्रैक करो, अलग अलग देशों के लीडर्स की स्पीचेस में आइडेंटिकल लैंग्वेज पैटर्न्स अपीयर होने लगते हैं। सेम फ्रेजेस, सेम प्रायोरिटीज, सेम फ्रेमिंग्स ऑफ द सेम प्रॉब्लम्स। इतना कोऑर्डिनेशन सिर्फ डायलॉग से नहीं आता। और फंडिंग, दावोस की अप्रॉक्सीमेटली 1000 पार्टनर कॉर्पोरेशंस फंड करती हैं इसे। मतलब जो लोग ग्लोबल सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं, वही लोग हैं जिनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स उन सॉल्यूशन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। किसी ने एक बार कहा था, दावोस एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एक कैलिब्रेशन एक्सरसाइज है, जहां दुनिया के डिसीजन मेकर्स एक दूसरे को सिग्नल करते हैं कि अगली डायरेक्शन क्या होगी। तुमसे नहीं पूछा गया, मुझसे नहीं पूछा गया, किसी से नहीं पूछा गया, पर अभी तक जो कुछ भी हमने देखा, ये सब तेरी पॉकेट से बाहर था, तेरे लिए एब्स्ट्रैक्ट था। आगे जो आता है वो डायरेक्टली तुम्हारे हाथ में है। 2014 में फेसबुक ने एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया, बिना बताए, बिना परमिशन के। 689,003 यूजर्स पे। कुछ लोगों की न्यूज फीड में उन्होंने ज्यादा पॉजिटिव कंटेंट फीड किया, कुछ लोगों की में ज्यादा नेगेटिव। एक हफ्ते बाद जो लोग नेगेटिव कंटेंट देख रहे थे, उनके अपने पोस्ट्स भी मेजरेबली ज्यादा नेगेटिव हो गए थे। एक एल्गोरिदम ने उनका मूड चेंज कर दिया, उन्हें पता भी नहीं चला। यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, एक हफ्ते का, पर एल्गोरिदम्स अभी इस वक्त कंटिन्यूअसली 24/7 बिलियंस ऑफ पीपल के साथ यही कर रहे हैं। मूड नहीं बदल रहा, सिर्फ पॉलिटिकल बिलीव्स बदल रहे हैं। कौन सा नेता ट्रस्टवर्दी लगता है वो बदल रहा है, कौन सी कम्युनिटी डेंजरस लगती है वो बदल रहा है। इंडिया का एंगल सुनना है। 2024 लोकसभा इलेक्शंस, इंडिया में 535 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स थे, 362 मिलियन इंस्टाग्राम पे, 314 मिलियन फेसबुक पे। रिसर्चर्स ने डॉक्यूमेंट किया कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स पे AI जनरेटेड कंटेंट सर्कुलेट हो रहा था, जो कम्युनल वायलेंस इंसाइट करने के लिए डिजाइन किया गया था। मेटा के ऑटोमेटेड सिस्टम्स ने कुछ ऐसा कंटेंट अप्रूव किया जो इलेक्शंस के साइलेंस पीरियड में भी रन हुआ। साइलेंस पीरियड मतलब वो वक्त जब ऑफिशियली कोई पॉलिटिकल कैंपेनिंग अलाउड नहीं होती,
पर व्हाट्सएप पे अनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं, उन्हें कोई मॉनिटर नहीं कर सकता। तुम्हारे घर का व्हाट्सएप ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलोनी, उस पे जो इन्फॉर्मेशन आती है, अनवेरिफाइड, इमोशनल, टारगेटेड, वो क्वाइटली तुम्हारी बिलीव्स शेप करती है। एक मैसेज, एक वीडियो, एक फॉरवर्ड फ्रॉम अ क्रेडिबल सोर्स, तुम्हें पता भी नहीं चलता। गूगल की बात करो, दुनिया की 90% सर्च क्वेरीज गूगल प्रोसेस करता है। जब तुम कुछ सर्च करते हो, जो रिजल्ट्स आते हैं वो ऑर्गेनिक रियलिटी नहीं है, वो क्यूरेटेड रियलिटी है। जो चीज थर्ड पेज पे है वो तुम्हारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती प्रैक्टिकली। गूगल डिसाइड करता है कि तुम्हारा रियलिटी का मैप क्या होगा। और अब सोचो एक डीपली अनकंफर्टेबल चीज, तुम किसी टॉपिक पे स्ट्रांगली फील करते हो, कोई ओपिनियन है तुम्हारा, कोई बिलीफ, पर क्या वो बिलीफ तुम्हारा था शुरू से, या वो तुम्हारे फीड में 40 बार, 60 बार, 100 बार आने के बाद तुम्हारा बन गया? रिसर्च, पब्लिश्ड एकेडमिक रिसर्च कहती है, एल्गोरिदमिकली क्यूरेटेड कंटेंट कंफर्मेशन बायस ऑटोमेटिकली एम्पलीफाई करता है। तुम्हें वो कंटेंट ज्यादा दिखाया जाता है जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग बिलीफ से मैच करता है। तुम्हारी बिलीफ्स स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं, तुम्हारी एको चेंबर टाइटर होती जाती है। जब एको चेंबर्स टाइटर होते हैं, पोलराइजेशन बढ़ती है। जब पोलराइजेशन बढ़ती है, सोसाइटी डिवाइडेड होती है, और डिवाइडेड सोसाइटी मैनेज करना सबसे आसान होता है। वेदर इंटेंशनल और नॉट, द आउटकम इज द सेम। रुको, मैं जानता हूं क्या सोच रहे हो। यार, ये सब सुन के लगता है कोई मास्टरमाइंड बैठा है, स्ट्रिंग्स खींच रहा है, सब प्री प्लान्ड है, कोई एक विलन है। नहीं, और यही इस पूरी स्टोरी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है। 1954, होटल डे बिल्डरबर्ग, नेदरलैंड्स। कोल्ड वॉर चल रही थी। एक ग्रुप ऑफ वेस्टर्न लीडर्स, पॉलिटिशियंस, बैंकर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, उन्होंने डिसाइड किया कि बेटर कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो उन्होंने एक प्राइवेट मीटिंग की, और फिर अगले साल भी की, और उसके अगले साल भी, हर साल, आज भी। बिल्डरबर्ग ग्रुप, इनविटेशन ओनली, नो प्रेस इनसाइड, स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, चैटम हाउस रूल, पार्टिसिपेंट लिस्ट ऑफिशियली रिलीज्ड बाद में। लेकिन कोई एजेंडा पब्लिश नहीं होता, कोई रेजोल्यूशंस नहीं, कोई डिसीजंस ऑफिशियली नहीं, सिर्फ अ प्राइवेट फोरम फॉर फ्रैंक डिस्कशन। पर ये लोग कौन होते हैं? हिस्टोरिकली वेरीफाइड डेटा देखते हैं। यूएस में पास्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ट्रेजरी सेक्रेटरी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, डिसप्रोपोर्शनेट नंबर सीएफआर मेंबर्स रहे हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, ऑफिशियली एक थिंक टैंक, पर सीएफआर से कनेक्टेड लोग एक तरह से यूएस फॉरेन पॉलिसी के रिवॉल्विंग डोर पे होते हैं। वो पॉलिसी सजेस्ट करते हैं, वो इंप्लीमेंट करते हैं, फिर वापस जाते हैं। ट्राइलेटरल कमीशन 1973, डेविड रॉकफेलर। यूएस, यूरोप, जापान के लीडर्स कोऑर्डिनेट करें डेवलपिंग वर्ल्ड में वेस्टर्न इंटरेस्ट्स के लिए। क्रिटिक्स इन तीनों स्ट्रक्चर्स को मिला के एक परमानेंट गवर्नमेंट की तरह डिस्क्राइब करते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के आने जाने के बाद भी कंटिन्यूअस रहता है, स्टेबल रहता है, इंटैक्ट रहता है। गवर्नमेंट्स बदलती हैं, ये नेटवर्क्स नहीं बदलते। अब एक सेकेंड पॉज करो। मैं जानता हूं पूरी वीडियो में तुम एक विलेन ढूंढ रहे थे, एक नाम, एक चेहरा, एक मास्टरमाइंड। कोई नहीं है, या फिर सब हैं, दोनों सेम बात है। ये सिर्फ ब्लैक रॉक, ये सिर्फ आईएमएफ, ये सिर्फ डावोस नहीं है, ये सिर्फ एल्गोरिदम्स नहीं है, ये सिर्फ बिल्डरबर्ग नहीं है। ये सब एक दूसरे के साथ डीपली स्ट्रक्चरली कनेक्टेड हैं। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक डावोस में कीनोट देते हैं, आईएमएफ ऑफिशियल्स बिल्डरबर्ग में अटेंड करते हैं, गूगल मेटा के एग्जीक्यूटिव सीएफआर के मेंबर्स रहे हैं हिस्टोरिकली, और ये सब फाइनेंशियली एक दूसरे में इन्वेस्टेड हैं। कोई ग्रैंड सीक्रेट मीटिंग नहीं है, कोई साइंड अग्रीमेंट नहीं है कि हम सब साथ में दुनिया कंट्रोल करेंगे। ये ज्यादा ऑर्गेनिक है, ज्यादा नेचुरल, और इसी वजह से ज्यादा डेंजरस। एक एनालॉजी समझो, इंडिया के किसी भी बड़े शहर में एक आईआईटी आईएम नेटवर्क होगा। एक ही कॉलेज से लोग निकलते हैं, एक ही एलुमनाई नेटवर्क में जाते हैं, एक दूसरे की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, एक दूसरे के बच्चों को जॉब्स देते हैं, एक दूसरे के बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं। पॉजिटिव, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, पर आउटकम एक सेल्फ परपेचुएटिंग एलीट क्लास, जिसमें जेन्युइनली बाहर से अंदर आना स्ट्रक्चरली मुश्किल है। अब ये पैटर्न ग्लोबल स्केल पे इमेजिन करो, $1 ट्रिलियन स्केल पे, और तब तुम देख रहे हो दुनिया का असली आर्किटेक्चर। और इसका सबसे डिस्टर्बिंग इंप्लीकेशन ये नहीं है कि ये लोग ईवल हैं, ये है कि इसका कोई सिंगल फिक्स नहीं है। कोई एक विलन हटाओ, सिस्टम नहीं बदलेगा। कोई एक इलेक्शन जीत लो, सिस्टम नहीं बदलेगा, क्योंकि ये एक वेब है,
और वेब्स अनडूइंग करना सबसे मुश्किल स्ट्रक्चर होता है। याद है शुरुआत में वो दिल था, वो हार्ट बीट, वो इंसान जो उठ रहा था, चाय बना रहा था, फोन उठा रहा था। अब वो तुम्हें कैसा लगता है? नाइव, कंट्रोल्ड, पपेट? मत सोचो ऐसा, क्योंकि अवेयरनेस और पैरानोया में एक बहुत क्रिटिकल डिफरेंस है। पैरानोया कहता है सब कुछ प्रीफिक्स्ड है, कुछ नहीं कर सकते, सब प्लेयर्स हैं। अवेयरनेस कहती है ये सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, मैं इन्हें समझ सकता हूं और समझने के बाद मैं डिफरेंटली नेविगेट कर सकता हूं। एक इंसान जो जानता है कि उसका न्यूज़ फीड क्यूरेटेड है, वो डाइवर्स सोर्सेज देखेगा। एक इंसान जो समझता है कि डेट सिस्टम्स में इंसेंटिव्स क्या हैं, वो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज को ज्यादा क्रिटिकली रीड करेगा। एक इंसान जो जानता है कि एलीट नेटवर्क्स कोऑर्डिनेट करते हैं, वो बायपार्टिसन कंसेंसस को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेगा। नॉलेज पावरलेसनेस नहीं है, नॉलेज शुरुआत है। पर एक आखिरी सवाल, और ये मैं पूरी सीरियसनेस से पूछ रहा हूं। आज इस वक्त जो बिलीव्स तुम होल्ड करते हो, जो वैल्यूज इंपॉर्टेंट लगती हैं तुम्हें, जो लोग तुम्हें डेंजरस लगते हैं, जो लोग ट्रस्टवर्दी लगते हैं, कितना % तुम्हारा है सच में? कौन सा हिस्सा तुम्हारा था शुरू से और कौन सा हिस्सा केयरफुली, स्लोली, अल्गोरिथमिकली, फाइनेंशियली, इंस्टीट्यूशनली तुम्हारे अंदर इंस्टॉल किया गया? मैं नहीं जानता, तुम भी शायद नहीं जानते। और यही, अगर मुझसे पूछो, यही सबसे बड़ी पावर है। वो पावर जो तब काम करती है जब तुम सोचते हो कि तुम फ्री हो,